अब आपको झारखंड का चुनावी कैलेंडर दिखा देते हैं। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव की घोषणा की गई है। हालांकि जेएमएम ने ऐलान होते ही सवाल उठा दिए। बीजेपी पर चुनाव आयोग को रिमोट से चलाने का आरोप लगा दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर चले गए थे, बाद में बाहर आए और फिर कुर्सी पर जम गए। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। बीजेपी दावा कर रही है कि 23 नवंबर को ये कुर्सी सोरेन की किस्मत से परमानेंट जाने वाली है। झारखंड की चुनावी किस्मत 2 राउंड में तय होगी। First phase would be on date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. झारखंड की 81 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। 13 नवंबर को पहले चरण में 43 सीटों पर और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर। चुनाव नतीजे महाराष्ट्र के साथ साथ 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन चुनाव की तारीख आते ही हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी जेएमएम ने सीधे चुनाव आयोग पर हमला बोला। आरोप लगाया कि वो बीजेपी के आदेश पर वक्त से पहले और त्योहारों के बीच चुनाव करा रहा है। आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हमारा तो 1 महीना बाकी है और ये फेस्टिवल का महीना है। यहाँ पर दिवाली है, छठ है, बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं। इसमें इस तरह की बंदिश लगेगी तो बहुत दिक्कत होने वाला है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 तक है। राज्य में पिछला चुनाव दिसंबर 2019 में हुआ था। इस बार चुनाव और 1 महीना पहले है। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। इतनी गैर संवैधानिक, असंवैधानिक और भ्रष्टाचारी सरकार है। बीजेपी का गुणा भाग है कि हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोप और इस पर पीएम मोदी का आक्रामक प्रचार उसका काम बना देगा। और जेएमएम के वोटों में सेंध के लिए अब तो टाइगर चंपई सोरेन भी साथ हैं। 23 नवंबर को सियासी हवा सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों से नहीं आंकी जाएगी। देश के 12 राज्यों में 47 विधानसभा सीटों के साथ 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान हो गया है। इसमें वायनाड की सीट भी है, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने प्रियंका की उम्मीदवारी का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया है। आजादी के बाद से ये पहली बार होगा जब गांधी परिवार का कोई सदस्य यूपी से बाहर और अमेठी रायबरेली छोड़कर किसी तीसरे चुनावी लॉन्चिंग पैड से लॉन्च होगा। 13 नवंबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी राहुल गांधी की सीट बचाने के लिए वायनाड से डेब्यू करेंगी। वर्षों से राजनीति में सक्रिय प्रियंका का ये पहला चुनाव है। प्रियंका ने 2014 में सिर्फ अमेठी रायबरेली सीट का चुनाव प्रचार संभाला था। प्रियंका ने 2019 में बतौर कांग्रेस महासचिव कांग्रेस में आधिकारिक एंट्री ली थी। 2019 में कांग्रेस रायबरेली जीत गई थी, लेकिन अमेठी हार गई थी। 2024 में प्रियंका ने अमेठी, रायबरेली, वायनाड में कैंपेन किया और तीनों सीटें कांग्रेस ने जीती। दूसरा लोकसभा उपचुनाव महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर 20 नवंबर को होना है। वहीं जिन 48 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव है, उनमें सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। 13 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर वोट पड़ेंगे। इनमें मिल्कीपुर सीट नहीं है। राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5 और बिहार पंजाब की 4-4 सीटें हैं। कर्नाटक की 3, एमपी सिक्किम की 2-2 सीटों पर वोट पड़ेंगे। उपचुनावों के नतीजे भी 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों के साथ आएंगे। जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। ये कमेंट अब से कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया है। अखिलेश ये कहना चाह रहे हैं कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव ना कराना इसकी निशानी है कि बीजेपी लड़ने से घबरा रही है। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ट्रॉफी की तरह साथ लेकर घूमते हैं। अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी अपनी कामयाबी मानती है, लेकिन बीजेपी के लिए फैजाबाद की हार 2024 के चुनाव की सबसे बड़ी जीत है। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर सीट से विधायक थे, लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। इस सीट पर उपचुनाव का इंतजार हो रहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने यहां चुनाव नहीं कराने का ऐलान करके सियासी सस्पेंस बढ़ा दिया। यूपी की 10 सीटें थी, 10 की 10 होंगी, 9 किया। बशीरहाट इज अंडर द इलेक्शन पिटीशन. Milkipur also is under election. So let me say it that way.
जहां इलेक्शन पिटीशन नहीं है वहां सब में हो रहा है। आखिर मिल्कीपुर में अभी उपचुनाव क्यों नहीं होगा? इसकी वजह है अवधेश प्रसाद का वो शपथ पत्र जो 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव आयोग में दिया था। विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद से हारे बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने आरोप लगाया कि अवधेश प्रसाद का शपथ पत्र जिस नोटरी ने बनाया था उसका लाइसेंस 4 साल पहले खत्म हो गया था। जब अवधेश प्रसाद जी सांसद हो गए और उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया तो फिर मेरे समझ से तो वो याचिका भी समाप्त मान लेना चाहिए। अब आगे जो है कि चुनाव आयोग जैसा निर्णय लेगा पार्टी उस अनुरूप जो है वहाँ काम करेगी। गोरखनाथ ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इसकी शिकायत डाल रखी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अवधेश प्रसाद ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, लिहाजा तकनीकी तौर पर मामला खत्म हो चुका है। लेकिन चुनाव आयोग ने इसे अभी पेंडिंग माना है, लिहाजा उपचुनाव की घोषणा नहीं की है। समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। कानपुर की जिस सीट पे बाई इलेक्शन हो रहा है उस सीट को लेकर इरफान सोलंकी की याचिका भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उस सीट पे इलेक्शन चुनाव आयोग फिर क्यों करा रहा है? तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस सीट पर अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजित को अपना उम्मीदवार घोषित कर रखा है। फैजाबाद जिले की मिल्कीपुर वो सीट है जहां बीजेपी की जीत तय करने के लिए खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाल रखा है। बीते 3 महीनों में 5 बार फैजाबाद का योगी दौरा कर चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।